अगर आप भी 2025 में मलेशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मलेशिया जो मशहूर है अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, मॉडर्न सिटीज के लिए और अपनी जिंदा दिल और रंगीन नाइट लाइफ के लिए। मलेशिया देश की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों यहाँ की मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मले, चाइनीज, इंडियन और बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज का एक अद्भुत मेल, और जिसका असर आपको यहाँ के फूड, कल्चर, फेस्टिवल्स और लाइफस्टाइल में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना आपने मलेशिया देश को सुंदर सोचा होगा, ये देश उससे कई ज्यादा सुंदर और रोमांचक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स देने वाला हूँ जो आपकी नेक्स्ट मलेशिया ट्रिप के लिए जरूरी है। फिर चाहे वो मलेशिया का MDAC फॉर्म हो या फिर मलेशिया की कंप्लीट आइटनरी हो इन 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मैं हूं रौनक और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मलेशिया की कंप्लीट आइटनरी इन 2025 के बारे में। मैंने अपनी मलेशिया की ट्रिप कंप्लीट करी थी मार्च 2025 में और मैं गया था मलेशिया 10 दिनों के लिए। मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी कुआलालंपुर से, जो कि मलेशिया के सेंट्रल वेस्ट पार्ट में पड़ती है एंड मलेशिया की कैपिटल भी है। फिर मैं कुआलालंपुर से नीचे आया था एंड वहाँ मैंने देखी थी मलाका सिटी, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर मलाका से मैं ऊपर गया था कैमरून हाईलैंड्स, जो कि मलेशिया के सेंट्रल पार्ट में पड़ता है एंड एक हिल स्टेशन है। फिर कैमरून हाईलैंड से मैं ऊपर गया पेनांग की तरफ। पेनांग भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मलाका की तरह। तो दोस्तों इन 10 दिनों में मैंने मलेशिया को अच्छे से एक्सप्लोर करा। जितनी मैक्सिमम जगहें हो सकती थी वो मैंने देखने की कोशिश करी। एंड दोस्तों जब मैं इंडिया से मलेशिया की ओर जा रहा था, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह रीड करे थे, व्लॉग्स वगैरह देखे थे एंड मेरे को यही सुनने को मिला था कि भाई मलेशिया कुछ इतनी खास कंट्री नहीं है या फिर आप मलेशिया को स्किप कर सकते हो। बट दोस्तों मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जैसे ही मैं मलेशिया पहुंचा मैंने वहाँ पे घूमना शुरू करा, मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को मलेशिया में ऐसा क्या देखने को मिला कि मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। तो दोस्तों मलेशिया की डाइवर्सिटी, मलेशिया का कल्चरल हेरिटेज, तो दोस्तों मलेशिया इतना डाइवर्स है। मेरा पहला दिन मलेशिया में जब मैं कुआलालंपुर में था, वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, आप पेट्रोनास टावर ले लो या फिर KL टावर ले लो या फिर वहाँ की चाइना टाउन मार्केट। फिर उसके बाद जब मैं मलाका गया, वहाँ पे मेरे को काफ़ी अद्भुत चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि मैंने पहले बताया मलाका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ भी मेरे को काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिली, अलग अलग तरह की कुजीन्स देखने को मिली। फिर मलाका के बाद मैं कैमरून हाईलैंड्स गया, जो कि एक हिल स्टेशन है मलेशिया के सेंट्रल पार्ट में। वहाँ की खूबसूरती दोस्तों अलग ही है, उसका मैंने डिटेल्ड व्लॉग भी बना रखा है अगर आपको देखना हो तो। एंड दोस्तों वहाँ पर फिर मैंने कैमरून हाईलैंड्स एक्सप्लोर करा, जहाँ पे मैंने तानाराटा टाउन देखा, मॉसी फॉरेस्ट की हाइक करी, वहाँ की टी प्लांटेशंस देखी। फिर कैमरून हाईलैंड्स देखने के बाद दोस्तों मैं कैमरून हाईलैंड से थोड़ा और ऊपर पेनांग घूमा। पेनांग भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड वहाँ की भी डाइवर्सिटी मेरे को देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों ने मेरा ओपिनियन चेंज करा मलेशिया के बारे में। एंड ये चलते चलते मलेशिया दोस्तों बहुत अफोर्डेबल भी है। मतलब मेरे को मलेशिया में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं या फिर मेरा बजट एक्सीड हो रहा है। मेरे को हॉस्टल्स मिल रहे थे अराउंड 500-600 रुपीज़ के अराउंड। फूड काफ़ी अफोर्डेबल था एंड फूड काफ़ी टेस्टी भी था। उनकी जो कुजीन्स है, मले कुजीन मैंने ट्राई करी, वहाँ पे चाइनीज़ फूड काफ़ी प्रिवेलेंट है, तो ये सब मेरे को वहाँ देखने को मिला। तो इन सब चीज़ों ने आखिरी दिन मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज कर दिया था मलेशिया के बारे में। एंड मैं तो पर्सनली दोबारा जाना चाहूँगा। एंड ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको ये आइटनरी मलेशिया की अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए एंड कौन कौन सी जगह आप स्किप कर सकते हैं, वर्थ विजिटिंग नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों मलेशिया के रिगार्डिंग। जब मैं मार्च में अपनी ट्रिप बुक कर रहा था मलेशिया के लिए, तो अराउंड 8000 या 8500 की मेरे को टिकट पड़ी थी। एंड उसी टाइम मैं इंडोनेशिया की भी टिकट देख रहा था इंडिया से, तो इंडोनेशिया की टिकट मेरे को दिखा रहा था अराउंड 18,000 रुपीज़ की। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर तो मैं मलेशिया जा सकता था या फिर इंडोनेशिया जा सकता था। बट दोस्तों मैंने जब देखा कि मलेशिया से इंडोनेशिया की फ़्लाइट कितने की है, तो मलेशिया से इंडोनेशिया की फ़्लाइट थी मात्र 3500 इंडियन रुपीज़ की। तो आप देखो, पहले मैं यहाँ से मलेशिया गया अराउंड 8000 या 8500 रुपीज़ दे के, फिर वहाँ से मैंने इंडोनेशिया की फ़्लाइट ली जो मेरे को पड़ी 3500 रुपीज़ की। हालांकि इसमें चेक इन बैग नहीं था जो बड़ा लगेज होता है, बट फिर भी कैरी ऑन बैगेज था। एंड अगर आप चेक इन बैगेज भी इंक्लूड कर दो तो 2500 रुपीज़ और बढ़ जाते। फिर भी मलेशिया से इंडोनेशिया की फ़्लाइट 6000 की थी, तो इफेक्टिवली मेरे 4-5 हज़ार रुपये बच गए। तो ये दोस्तों मैंने इसलिए शेयर करा कि अगर आप मलेशिया घूमना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मलेशिया के साथ कोई और भी कंट्री कंबाइन करें, ताकि आपके फ़्लाइट टिकट्स में पैसे बच जाएं एंड एक्सपेंसेस उतने ना आए।
इधर आप मलेशिया के साथ इंडोनेशिया घूम सकते हैं, या फिर मलेशिया के जस्ट नीचे सिंगापुर पड़ता है, आप वो घूम सकते हैं। हालांकि सिंगापुर थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है कंट्री, बट फिर भी अगर आपको दो कंट्रीज कंबाइन करनी हो तो आप मलेशिया इंडोनेशिया जा सकते हैं, या फिर मलेशिया सिंगापुर कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में रखने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको सारे एसेंशियल्स बताने वाला हूं जो आपको इंडिया से ही प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे जब आप अपनी मलेशिया की ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, जैसे कि वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, सिम नेटवर्क जो मलेशिया में चलते हैं, एंड मलेशिया की करेंसी। एंड दूसरे पार्ट में दोस्तों मैं आपको एक आइटनरी देने वाला हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप मलेशिया जाएंगे, तो इधर वो 5 डेज के लिए हो, 7 डेज के लिए हो, 10 डेज के लिए हो, या फिर 14 डेज के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेशिया के वीज़ा के बारे में। तो खुशी की बात यह है कि मलेशिया इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है अप टू 30 डेज। 30 दिनों तक अगर आप मलेशिया घूमना चाहते हैं तो आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी ट्रिप 30 दिन से ज़्यादा है, अगर आप 35-40 दिन के लिए मलेशिया घूमना चाहते हैं, तो आपको एक ई वीज़ा लेना पड़ेगा जो आपको ऑनलाइन मिलेगा। मलेशिया में आप जाके वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले सकते। बट अगर आपकी ट्रिप 30 दिन से अंदर अंदर है, 20 दिन 25 दिन की, तो आप मलेशिया विदाउट एनी वीज़ा विजिट कर सकते हैं। और हालांकि दोस्तों मलेशिया इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, बट जाने से पहले आपको एक MDAC कार्ड ऑनलाइन भरना होता है। अब MDAC कार्ड है क्या? MDAC कार्ड है दोस्तों मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। इस कार्ड में मलेशिया की गवर्नमेंट आपसे वो सारी नेसेसरी डिटेल्स मांगती हैं जो आपके पासपोर्ट में है, जैसे कि आपका नेम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप वहाँ पे इंडिया फिल करेंगे, अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो आप उस कंट्री का नाम फिल करेंगे। इसको उन लोगों ने अपने MDAC फॉर्म में एज एम्बार्केशन लिख रखा है, लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन। मतलब इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया भरना है आपने, अगर किसी और कंट्री से आ रहे हो तो उस कंट्री का नाम भरना है। एंड इसके अलावा और नेसेसरी डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ अराइवल या फिर डेट ऑफ डिपार्चर, आप उनकी कंट्री कब छोड़ोगे, आप मलेशिया से कब एग्जिट करोगे। एंड दोस्तों ये MDAC कार्ड, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, आपको अपनी ट्रिप से 3 दिन पहले भरना होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी ट्रिप 10 तारीख को है तो आप 7 तारीख को एलिजिबल हो ये फॉर्म भरने के लिए। उससे पहले ये फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो 7, 8 और 9 को आप ये फॉर्म भर सकते हो MDAC कार्ड। एंड बड़ा ही ईजी सा फॉर्म है ये MDAC कार्ड करके आप इजीली फिल कर लोगे। कोई भी और दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। एंड दोस्तों MDAC कार्ड की कंफर्मेशन आपकी मेल पे आ जाएगी, या फिर आपने जिस साइट पर MDAC कार्ड भरा होगा उस साइट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। उस साइट पर जाके आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के एंड पिन डाल के जो आपके मेल पे आया होगा, आप अपने MDAC का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मलेशिया जाने से पहले MDAC कार्ड जरूर भरिएगा। अब वीज़ा के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फ्लाइट टिकट्स के बारे में। आपको फ्लाइट टिकट्स कौन से ऐप से करानी चाहिए, कौन से ऐप से आपको सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स मिलेंगी, एंड कौन सा ऐप सबसे रिलायबल है। तो दोस्तों फ्लाइट टिकट से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फ्लाइट टिकट्स की कॉस्ट वेरी करेगी कि आप कौन से मंथ में जा रहे हैं। अगर आप मलेशिया ऑन सीजन में जा रहे हैं, उनके पीक सीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लाइट टिकट्स के प्राइसेस बढ़े हुए मिलेंगे। एंड अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो फ्लाइट टिकट्स आपको कम रेट पे मिलेंगी। तो फ्लाइट टिकट्स बुक करने से पहले दोस्तों हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कौन सा महीना, कौन सा मंथ बेस्ट है मलेशिया विजिट करने के लिए। तो दोस्तों मलेशिया जाने के लिए बेस्ट टाइम है दिसंबर टू फरवरी का। दिसंबर, जनवरी, फरवरी वहाँ पे विंटर सीजन होता है, कुआलालंपुर में, पेनांग में, लंकावी आइलैंड्स में। एंड ये 3 महीने बेस्ट है मलेशिया विजिट करने के लिए। हालांकि मैं मार्च में गया था, एंड मार्च उनका ऑफ सीजन होता है। तो जब मैं गया दोस्तों, मैंने तो दोस्तों पूरे टाइम टोपी पहन के रखी थी, एंड वहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी हो रखी थी मार्च के महीने में। एंड दोस्तों मलेशिया का वेदर ऐसा है, मैंने जाने से पहले भी रिसर्च करी थी एंड मैंने वहाँ पहुँच के भी एक्सपीरियंस करा। मलेशिया में थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट विंटर सीजन जो मैंने बताया दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, थ्रू आउट द ईयर बाकी 8-9 महीने ह्यूमिडिटी रहती है। तो फिर वो आपको थोड़ा फील होगा कि यार थोड़ी ह्यूमिडिटी हमें फील हो रही है। हालांकि गर्मी इतनी नहीं होती बट ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है। एंड मलेशिया में दोस्तों एक और चीज़ है कि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रेंज हो सकती हैं। हालांकि ये जो बारिश है ये काफ़ी कम टाइम के लिए होती है, ऐसा नहीं कि बारिश होती रहेगी, बट एकदम से बारिश हो सकती है। तो मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूंगा कि आप दिसंबर से जनवरी के बीच अपनी ट्रिप प्लान करें। इन 3 महीने में बेस्ट वेदर रहता है एंड आपको घूमने में बहुत मजा आने वाला है। एंड मैं दोस्तों कई बार सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई हम ऑफ सीजन में जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, या फिर फ्लाइट टिकट सस्ती होगी, या फिर होटल बुकिंग सस्ती होगी। ये बात बिल्कुल सच है, ऑफ सीजन में काफ़ी चीज़ें सस्ती होती हैं। बट मैं दोस्तों इस बार अपनी साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप कंप्लीट करके आया हूँ। मार्च से अप्रैल के महीने में मैंने 4 कंट्रीज घूमी, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और लाओस। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन, कि ऑफ सीजन में कंट्रीज विजिट करना वर्थ नहीं है।
मैं दोस्तों सुबह निकलता था 9-10 बजे घूमने एंड पूरे दिन धूप मिलती थी, ह्यूमिडिटी मिलती थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी कंट्री विजिट कर रहे हो ऑन सीजन विजिट करिए। हालांकि फ्लाइट टिकट्स बड़ी हुई मिलेंगी बट आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप आपकी होगी। एंड ऑफ सीजन में बिल्कुल इंजॉय नहीं हो पाता, बस आप रश में चीज़ें करते हैं एंड सोचते हैं कि बस यार ये दिन खत्म हो जाए। तो दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं, जब हमने ये देख लिया कि कौन सा महीना बेस्ट है मलेशिया जाने के लिए, अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ऐप बेस्ट है फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए। तो दोस्तों एक ऐप जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है स्काई स्कैनर ऐप। आप स्काई स्कैनर ऐप पे जाइए एंड आप इंडिया में किसी भी स्टेट में हो, आप वहाँ पे फ्रॉम में अपने स्टेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डालिए। अगर आप दिल्ली में तो आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डालेंगे, अगर आप मुंबई में तो आप मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डालेंगे, अगर आप कोलकाता में तो आप कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डालेंगे। एंड 2 में आपने डालना है मलेशिया एंड फिर आपने देखना है कि सर्च पे दबा के कि कौन सा मंथ, जैसे कि मैंने बताया बेस्ट टाइम है दिसंबर टू फरवरी, इन 3 महीनों में कहाँ पे आपको चीपेस्ट टिकट मिल रही है। स्काई स्कैनर ऐप दोस्तों पूरे गूगल पे सर्च करके आपको चीपेस्ट फ्लाइट टिकट्स बताता है अमंग डिफरेंट फ्लाइट कैरियर्स को देख के वो आपके लिए एक फ़्लाइट निकालेगा एंड वो बताएगा कि भाई इस दिन सबसे चीप फ्लाइट टिकट्स है। तो स्काई स्कैनर ऐप दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा, ये काफ़ी रिलायबल ऐप है एंड मैं जिस भी कंट्री जा रहा होता हूँ मैं स्काई स्कैनर ऐप यूज़ करता हूँ। मैं इंडिविजुअल साइट्स पे जाके फ्लाइट टिकट्स नहीं देखता कि जैसे मेरे को अगर इस कैरियर से जाना है तो मैं उसकी फ्लाइट टिकट देखूंगा, मैं बस स्काई स्कैनर पे फ्रॉम एंड टू डाल देता हूँ कि भाई मैं इस जगह पे हूँ एंड मेरे को इस जगह पहुँचना है। एंड उसमें दोस्तों आप पर्टिकुलर डेट भी डाल सकते हो कि भाई मैं इस दिन से इस दिन फ्री हूँ, या फिर आप फ्लेक्सिबल डेट्स भी डाल सकते हो। अगर आप पूरे दिसंबर के महीने में फ्री हो, आपकी हॉलीडेज हैं, या फिर आप उसी महीने में जाना चाहते हो तो आप फ्लेक्सिबल डेट्स डाल सकते हो। फ्लाइट टिकट्स के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐप बेस्ट है होटल या फिर हॉस्टल बुक करने के लिए। अगर तो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप एक होटल में स्टे कर सकते हैं एंड अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो 3 ऐप्स मैं रिकमेंड करता हूं होटल या फिर हॉस्टल बुकिंग के लिए वो है हॉस्टल वर्ल्ड, अगर आप हॉस्टल में स्टे करना चाह रहे हैं, एंड दूसरा ऐप है booking.com एंड तीसरा ऐप है agoda.com। ये तीनों दोस्तों बहुत ही रिलायबल ऐप्स हैं एंड मैं हमेशा इन्हीं से बुक करता हूँ। सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल वर्ल्ड बेस्ट है एंड फैमिली के लिए booking.com बेस्ट है, क्योंकि उसमें अपार्टमेंट्स भी आप रेंट कर सकते हो या फिर हाई एंड होटल्स रेंट कर सकते हो। एंड इन तीनों ऐप्स पर दोस्तों प्राइसिंग काफी ट्रांसपेरेंट है, चाहे हॉस्टल वर्ल्ड हो, booking.com हो या फिर agoda हो, एंड तीनों काफी ही रिलायबल ऐप्स हैं। आप तीनों में से किसी पर भी जा सकते हैं एंड जहां पर भी आपको चीपेस्ट रेट्स मिल रहे हो आप उस ऐप से बुक कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी दोस्तों कि कौन सा ऐप बेस्ट है हॉस्टल या फिर होटल बुकिंग के लिए। अब दोस्तों ये बात भी कर लेते हैं कि जब आप मलेशिया पहुंचेंगे तो आपको किस रेट में हॉस्टल या फिर होटल मिल सकता है। तो दोस्तों एक डिसेंट हॉस्टल आपको मिल जाएगा अराउंड 500 इंडियन रुपीज़ के आसपास। 500 से लेके 700 के बीच आपको मलेशिया में हॉस्टल मिल जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों 350 इंडियन रुपीज़ या फिर 400 से भी स्टार्टिंग हो जाएगी हॉस्टल की। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े स्टैंडर्ड के हॉस्टल में रुकिएगा। 500 वाले हॉस्टल में थोड़ी सी एमेनिटीज़ ज़्यादा होती हैं एंड थोड़ा सेफ एंड सिक्योर होता है। तो अराउंड 500 से 700 के बीच आपको एक रिलायबल एंड अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप होटल की बात करें तो अराउंड 1500 इंडियन रुपीज़ से लेकर 2000 इंडियन रुपीज़ के बीच आपको एक डिसेंट 2 स्टार या फिर 3 स्टार होटल मिल जाएगा पूरे मलेशिया में। एंड दोस्तों अपर लिमिट तो कोई होती ही नहीं है हॉस्टल या फिर होटल के लिए, उसके लिए तो जितना प्राइस बढ़ाते जाओ आपको उस रेट पे हॉस्टल या फिर होटल मिल जाएगा। ये मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप पहुँचोगे तो इस रेट के अराउंड ही आपको हॉस्टल या फिर होटल मिल जाएंगे पूरे मलेशिया में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मलेशिया की करेंसी के बारे में, जो कि आपको इंडिया से ही एक्सचेंज कराकर लेके जानी पड़ेगी। तो दोस्तों मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट एंड एक मलेशियन रिंगिट में अराउंड 20 इंडियन रुपीज़ होते हैं। ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 19.5 हो जाता है, कभी 19 हो जाता है एंड कभी 20.10 हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो अब दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इधर तो आप इंडिया से ही मलेशियन रिंगिट एक्सचेंज करा के लेके जा सकते हैं, या फिर आप इंडिया से INR को डॉलर्स में एक्सचेंज करा सकते हैं एंड फिर डॉलर्स को आप मलेशिया पहुँच के मलेशियन रिंगिट में एक्सचेंज करा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ डॉलर्स कैरी करिए। इसका रीज़न ये है कि डॉलर्स का एक तो प्राइस अपने आप में बढ़ता रहता है एंड डॉलर्स के रेट हर जगह जब भी आप एक्सचेंज करा रहे हो तो उसका रेट बेटर मिलता है INR से। अगर आप इंडिया में कराएंगे तो आपको एक फिक्स रेट मिल जाएगा आज के हिसाब से, बट मान लीजिए कल को हफ्ते बाद डॉलर्स के प्राइस बढ़ गए तो आपके मलेशियन रिंगिट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं मलेशिया की आइटनरी के बारे में, जिसका आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से अब तक इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको सिटी रिकमेंड करूंगा मलेशिया में घूमने के लिए वो है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया देश की राजधानी है
एंड मेरे ओपिनियन में दोस्तों एक आइकॉनिक सिटी है, वैसे भी आइकॉनिक सिटी है, बट जब मैंने कुआलालंपुर विजिट करा तो मेरे को भी लगा कि यार इससे आइकॉनिक कुछ नहीं हो सकता। कुआलालंपुर की दोस्तों वाइब बिल्कुल डिफरेंट है किसी भी और कैपिटल सिटी से। वहाँ की ऊंची इमारतें, वहाँ की मार्केट, वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ की फूड स्ट्रीट्स, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ कुआलालंपुर की वो कम है। तो सबसे पहले जो मैं आपको अट्रैक्शंस रिकमेंड करूँगा कुआलालंपुर में विजिट करने के लिए, वो है सबसे पहली द पेट्रोनास टावर्स बिल्डिंग। आप लोगों ने पेट्रोनास ट्विन टावर्स बिल्डिंग का नाम सुना ही होगा। पेट्रोनास टावर्स बिल्डिंग दोस्तों एक टाइम पे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, अराउंड 1998 से लेके 2004 के बीच। एंड दोस्तों आप जब पेट्रोनास ट्विन टावर्स के सामने पहुंचोगे ईदर मॉर्निंग टाइम में या फिर जब आप नाइट में विजिट करने जाएंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्डिंग मतलब चौंका देगी एंड बहुत पसंद आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप पेट्रोनास ट्विन टावर्स बिल्डिंग का टूर कर सकते हैं। आप वहाँ पे 42nd फ्लोर तक जा सकते हैं एंड फिर ऑब्जर्वेशन डेक जो कि 86 फ्लोर है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मैंने पेट्रोनास ट्विन टावर्स बिल्डिंग का टूर करा था। मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करी थी अराउंड 10 दिन पहले, मलेशिया जाने से पहले ही मैंने टिकट्स बुक कर ली थी। एंड दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग है तो टिकट जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो अगर आपका मन बने कि आपको पेट्रोनास ट्विन टावर्स जाना चाहिए तो आप टिकट्स पहले से बुक करा लीजिएगा। अराउंड हफ्ता या 10 दिन पहले ईजिली टिकट्स मिल जाएंगी। आप पेट्रोनास ट्विन टावर्स की टिकट्स इधर फिजिकली जाके ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं क्लूक या किसी और वेबसाइट के थ्रू। प्राइसिंग दोस्तों अराउंड 2200 इंडियन रुपीज़ होती है पेट्रोनास ट्विन टावर्स की। और दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कुआलालंपुर हो आप पेट्रोनास ट्विन टावर्स विजिट करिए। एंड दोस्तों पेट्रोनास ट्विन टावर्स का डिटेल्ड व्लॉग मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपको देखना हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जब मैं 42nd फ्लोर पर जाता हूँ एंड फिर मैं 86 फ्लोर पर जाता हूँ ऑब्जर्वेशन डेक में, तो वहाँ से क्या व्यू आता है, तो आपको जाने से पहले एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हम पेट्रोनास टावर्स विजिट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ व्यू हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों अब टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं कि पेट्रोनास ट्विन टावर्स जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो दोस्तों मैं गया था अर्ली मॉर्निंग, मैं गया था अराउंड 10 या 10:30 बजे सुबह। इसका रीज़न ये था कि मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे जाने से पहले, एंड सुबह का टाइम इसलिए बेस्ट है कि सुबह कम लोग आते हैं, तो जो आपका पूरा ग्रुप होगा, पेट्रोनास ट्विन टावर्स दोस्तों एक ग्रुप टूर के साथ होता है। जैसे आपने टिकट्स लिए वैसे कई और लोग भी टिकट्स लेके आएंगे एंड वहाँ का जो फिर स्टाफ है वो आपको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अराउंड 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है एंड फिर वो ग्रुप समेत हम ऊपर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने मॉर्निंग की टिकट ली थी क्योंकि मेरे ग्रुप में कम लोग भी थे, तो फिर मैं ईजिली पेट्रोनास ट्विन टावर्स देख पाया, अपनी व्लॉगिंग कर पाया। तो अगर तो आपको ऐसी वाइब पसंद है कि हाँ भाई हमें कम लोगों के बीच घूमना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइए, आपको कम क्राउड मिलेगा एंड कम रश मिलेगा। एंड यही दोस्तों अगर आपको रश से कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो आप आफ्टरनून में भी जा सकते हैं। एंड दोस्तों कई लोगों को शौक होता है कि हमें सनसेट देखना है, तो उसके लिए इवनिंग का टाइम बेस्ट है। आप शाम के टाइम अराउंड 6 साढ़े 6 बजे जाइए एंड फिर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं पेट्रोनास ट्विन टावर्स से। बट दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि वहाँ पे आप ऊपर सिर्फ आधे घंटे के लिए रह सकते हैं एंड ये आधा घंटा टोटल टाइम है। 42nd फ्लोर प्लस 86 फ्लोर जो कि ऑब्जर्वेशन डेक है, एंड वो फिर एक फ्लोर नीचे भी लाते हैं अराउंड 84th या 85th फ्लोर पे, जहाँ पे उनका वो शॉपिंग वगैरह वाला है, जहाँ पे आप सुवेनियर्स वगैरह देख सकते हैं। तो 30 मिनट्स टोटल टाइम होगा, तो उसके हिसाब से ये आप इवनिंग की टिकट्स बुक करिएगा अगर आपको सनसेट देखना हो कि भाई हमें एग्जैक्ट इस टाइम पे जाना है ताकि हमें सनसेट दिख पाए। और दोस्तों मेरे को तो पेट्रोनास ट्विन टावर्स बिल्डिंग इतनी पसंद आई थी कि मैं जितने भी दिन कुआलालंपुर था, 2 दिन शुरू में एंड फिर लास्ट दिन जब मेरी फ्लाइट भी थी इंडोनेशिया के लिए, तो तीनों दिन मैं वो बिल्डिंग पेट्रोनास ट्विन टावर्स देखने जाता था। मेरे को बिल्डिंग इतनी सुंदर लगी एंड इतनी मतलब विशाल है वो बिल्डिंग कि देखने लायक जगह है। इसके अलावा दोस्तों आप पेट्रोनास ट्विन टावर्स रात में भी विजिट कर सकते हैं। रात में आप ऊपर नहीं जा सकते, अराउंड 8-9 बजे आप जा सकते हैं एंड पूरी बिल्डिंग लाइटों से जल रही होती है एंड वो भी काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। वो पूरा एरिया ही पेट्रोनास ट्विन टावर्स बिल्डिंग के सामने वाला, एंड पेट्रोनास टावर्स बिल्डिंग अपने आप में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी अट्रैक्शन के बारे में जो आप कुआलालंपुर में विजिट कर सकते हैं, एंड वो है KL टावर। KL टावर भी दोस्तों वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है कुआलालंपुर में जो आप विजिट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि पेट्रोनास टावर्स भी टॉल बिल्डिंग है एंड KL टावर भी टॉल बिल्डिंग है, तो कौन सी विजिट करी जाए। एंड यही डाउट दोस्तों कई लोगों का होता है, तो मैं आपको पेट्रोनास ट्विन टावर्स एंड KL टावर में डिफरेंस बता देता हूँ। एक तो पेट्रोनास ट्विन टावर्स KL टावर से थोड़ी सी और ऊंची बिल्डिंग है, एंड दूसरा दोस्तों जब आप पेट्रोनास ट्विन टावर्स में ऊपर जाएंगे 86 फ्लोर पे जो कि उनका ऑब्जर्वेशन डेक है, तो वहाँ पे ग्लास विंडोज है, वो पूरा एरिया ग्लासेस से कवर है, तो आपको कोई हवा वगैरह फील नहीं होगी एंड आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इतने ऊपर खड़े हुए हैं एक्सेप्ट उस व्यू को देख के। यही दोस्तों अगर आप KL टावर में ऊपर जाएंगे, स्काई टेरेस पे जाएंगे या फिर ऑब्जर्वेशन डेक पे
जाएंगे तो वहाँ पे ग्लास विंडोज़ नहीं लगी, तो वहाँ से आप फील कर पाएंगे कि भाई बाहर हवा ऐसी चल रही है, विंड का ब्लास्ट इतना है एंड बाहर टेम्परेचर ऐसा लगता है इतनी ऊंची इमारत से। तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंस है पेट्रोनास ट्विन टावर्स एंड केएल टावर में। कई लोग दोस्तों पेट्रोनास ट्विन टावर्स विजिट करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो एक टाइम पे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। यहीं दोस्तों कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम केएल टावर जाएंगे क्योंकि वहां से उनको वेदर अच्छा फील होगा या फिर वो विंड ब्लास्ट फील कर पाएंगे, जब हवा मुंह पे लगती है वो ब्रीज फील होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड ये दोस्तों आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आप क्या विजिट करना चाहते हैं, पेट्रोनास ट्विन टावर्स या फिर केएल टावर। तो आप इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो आपको पसंद हो आप वो विजिट कर सकते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों टॉल एंड आइकॉनिक बिल्डिंग्स की जो आप कुआलालंपुर में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा एक और जो अट्रैक्शन या फिर आप कह सकते हैं बहुत पॉपुलर प्लेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है बाटू केव्स टेम्पल। बाटू केव्स टेम्पल दोस्तों 1891 का बनाया हुआ टेम्पल है एंड ये टेम्पल लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड है। तो आप बाटू केव्स टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। बाटू केव्स टेम्पल में दोस्तों पहले आपको थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा, वो स्टेयर्स ज़्यादा नहीं है, आप इजीली उन्हें चढ़ लेंगे। एंड जब आप दोस्तों स्टेयर्स चढ़ कर ऊपर पहुंचेंगे तो आपको कई सारी केव्स देखने को मिलेगी एंड उन केव्स के अंदर कई सारे हिंदू टेम्पल्स हैं। बाटू केव्स दोस्तों बेसिकली एक हिंदू टेम्पल ही है जो आप विजिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों बाटू केव्स पहुंचने के लिए इधर तो आप मलेशिया की ट्रेन यूज कर सकते हैं या फिर आप टैक्सी ले सकते हैं। हालांकि टैक्सी की प्राइसिंग भी ज़्यादा होगी एंड टैक्सी टाइम भी ज़्यादा लेगी। एंड यही जो पहला ऑप्शन है मलेशिया की ट्रेन वाला, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाटू केव्स जाने के लिए आप जहां पर भी हो कुआलालंपुर में स्टे कर रहे हो वहां से आप नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन देखिए एंड फिर उस ट्रेन स्टेशन से नियरेस्ट बाटू केव्स के नाम से ही ट्रेन स्टेशन है जहां पर आपको उतरना होगा, तो आप वहां ट्रेन से पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट मैप ट्रेन का मैं नीचे लगा दूंगा ताकि आप इजीली बाटू केव्स पहुंच पाएं। तो दोस्तों बाटू केव्स देखने के बाद अगली अट्रैक्शन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुआलालंपुर में वो है कि आप कुआलालंपुर की फेमस चाइना टाउन मार्केट देखिए। चाइना टाउन मार्केट दोस्तों काफ़ी लाइवली वाइब्रेंट सी मार्केट है जो फेमस है अपनी क्लोथिंग के लिए, एक्सेसरीज के लिए, अपने अलग अलग तरह के फूड स्टॉल्स के लिए, कुजीन्स के लिए। तो दोस्तों जब आप चाइना टाउन मार्केट जाएंगे आप चाइना टाउन मार्केट में पेटलिंग स्ट्रीट विजिट करिए। पेटलिंग स्ट्रीट दोस्तों 4 डायरेक्शन की स्ट्रीट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्लोथ्स, बैग्स, वॉचेस, सुवेनियर्स या फिर और अलग अलग तरह के फैंसी आइटम्स। तो दोस्तों चाइना टाउन मार्केट देखिए, पेटलिंग स्ट्रीट देखिए, ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ ही कवर हो जाएंगी। पेटलिंग स्ट्रीट चाइना टाउन में ही है, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे आप ये दोनों जगहें देखिए। और दोस्तों जब आप चाइना टाउन मार्केट देख लेंगे तो चाइना टाउन मार्केट के थोड़ी ही दूर पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको कुआलालंपुर की एक और फेमस मार्केट देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेंट्रल मार्केट। सेंट्रल मार्केट का मैंने डिटेल्ड व्लॉग भी बना रखा है चैनल पे, अगर आपको देखना हो तो। सेंट्रल मार्केट में दोस्तों आपको अलग अलग तरह की पेंटिंग्स मिलेंगी, अलग अलग तरह के सोवेनियर्स या फिर बहुत ही डिफरेंट तरह के हैंड पेंटेड क्लोथ्स जो आपको चाइना टाउन मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दोस्तों सेंट्रल मार्केट के जस्ट साथ में पैरेलल वाली स्ट्रीट पे एक और स्ट्रीट मार्केट भी लगती है। हालांकि वो मार्केट छोटी सी होती है, 100 या 150 मीटर अप्रॉक्स उस मार्केट का डिस्टेंस होता है जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप सेंट्रल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल मार्केट एंड चाइना टाउन मार्केट के पास ही एक टेम्पल है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, श्री महामरियामन टेम्पल। आप वो भी विजिट कर सकते हैं जब आप कुआलालंपुर में होंगे। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी हाई एंड शॉपिंग करनी हो कुआलालंपुर में रहते हुए तो 2 मॉल्स जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है पवेलियन मॉल एंड सूर्या केएलसीसी मॉल। ये दोनों दोस्तों बेस्ट मॉल्स है कुआलालंपुर के लिए हाई एंड शॉपिंग के लिए। तो जब आप कुआलालंपुर में होंगे आप ये 2 मॉल्स भी विजिट कर सकते हैं। एक और जगह दोस्तों जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुआलालंपुर में जाने के लिए, एंड ये जगह मलेशिया की हिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, एंड वो है कि आप इंडिपेंडेंस स्क्वायर देखिए जिसे मर्डेका स्क्वायर भी कहते हैं। एंड ये जगह दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मलेशिया का फ्लैग होस्ट हुआ था पहली बार वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे हुआ था। तो आप इंडिपेंडेंस स्क्वायर देखने चाहिए। इंडिपेंडेंस स्क्वायर का दोस्तों डिटेल्ड व्लॉग मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, अगर आपको जाने से पहले वो देखना हो तो। ये सब तो वो अट्रैक्शंस थी दोस्तों जो हम कुआलालंपुर में दिन के टाइम देख सकते हैं। अब कुछ ऐसी अट्रैक्शंस भी हैं कुआलालंपुर में जो हम रात के टाइम देखने जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पार्टी के शौकीन हैं तो आप चांगकात बुलकित बिंतांग जाइए। चांगकात बुलकित बिंतांग दोस्तों एक स्ट्रीट है जिस स्ट्रीट पर लेफ्ट राइट क्लब्स हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एंड वहां जाकर आप पार्टी कर सकते हैं। तो अगर तो आप पार्टी के शौकीन हैं तो चांगकात बुलकित बिंतांग मस्ट विजिट जगह है जब भी आप कुआलालंपुर में होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक फूड स्ट्रीट है जो आप कुआलालंपुर में विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है जलान अलौर फूड स्ट्रीट।
इस स्ट्रीट पर दोस्तों आपको अलग अलग तरह की कुजीन्स मिलेंगी, चाहे फिर वो मले कुजीन हो या फिर चाइनीज कुजीन हो या फिर और कोई स्वीट डिशेज हो, तो आप जलान अलौर फूड स्ट्रीट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुआलालंपुर में रात में एक और जो बहुत पॉपुलर चीज़ होती है वो है सिम्फनी वाटर एंड साउंड शो। सिम्फनी वाटर एंड साउंड शो दोस्तों जस्ट पेट्रोनास ट्विन टावर्स के पीछे होता है, सूर्या केएलसीसी मॉल के फ्रंट में, एंड आप वो शो भी इंजॉय कर सकते हैं। ये शो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड इस शो के लिए आपको कोई टिकट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सूर्या केएलसीसी मॉल के फ्रंट में जाइए एंड आप ये शो एंजॉय कर सकते हैं। शो के टाइमिंग्स दोस्तों अराउंड शाम को 7:30 बजे से लेकर शुरू हो जाते हैं एंड रात के 10 बजे तक ये शो चलता है। तो दोस्तों ये सारी वो अट्रैक्शंस थी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुआलालंपुर में विजिट करिए जब भी आप मलेशिया जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई अट्रैक्शन मेरे से मिस हो गई होगी तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दोस्तों एक और बात, मेरे ओपिनियन में कुआलालंपुर बहुत ही आइकॉनिक एंड मस्ट विजिट सिटी है, तो प्लीज़ कुआलालंपुर को स्किप मत कीजिएगा। आप जब भी कुआलालंपुर पहुंचेंगे आपको एक बहुत ही डिफरेंट वाइब वहाँ मिलने वाली है, आपको काफ़ी हाईटेक सी सिटी लगेगी कुआलालंपुर। एंड दोस्तों अगर जाने से पहले आपको कुआलालंपुर के डिटेल्ड व्लॉग्स देखने हैं तो वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कुआलालंपुर ऐसा लगता है एंड हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके कुआलालंपुर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि कुआलालंपुर में हमें कौन कौन से अट्रैक्शंस देखने के लिए जाना चाहिए, बट दोस्तों अब कुआलालंपुर में बेस्ट एरिया कौन सा है स्टे करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, केएलसीसी एरिया हो गया या फिर पेटलिंग स्ट्रीट एरिया हो गया, बट एक एरिया दोस्तों जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, वो है बुलकित बिंतांग एरिया। बुलकित बिंतांग एरिया से दोस्तों मेट्रो की कनेक्टिविटी पास है, वहाँ से पेट्रोनास स्टार्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उसके जस्ट पास में जलान अलौर फूड स्ट्रीट है एंड बाकी सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी भी इंक्लूडिंग मॉल्स बुलकित बिंतांग से बहुत आसपास है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुलकित बिंतांग एरिया में रहिए, वो एरिया थोड़ा मॉडर्न डेवलप्ड भी लगता है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। अब दोस्तों कुआलालंपुर घूमने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुआलालंपुर से थोड़ा सा नीचे आइए, अराउंड 2 घंटे का बस सफ़र कीजिए एंड यहाँ पे आप घूमिए मलाका, जिसे मले भाषा में मेलाका भी कहते हैं। मलाका दोस्तों एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड ये जगह देखने वाली है। एंड मलाका में दोस्तों आप एक डे टूर कर सकते हैं कुआलालंपुर से। आप सुबह मलाका पहुंचेंगे एंड शाम को मलाका पूरा घूम के आप वापस आ जाएंगे। मलाका में दोस्तों ऐसा स्टे करने लायक कुछ भी नहीं है कि आप वहाँ पे 2 या 3 दिन बिताएं। हालांकि अगर आप बिताना चाहते हैं तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, बट मैं वहाँ पे डे टूर के लिए गया था एंड मैंने पूरे दिन में सारी मोस्टली चीज़ें देख ली थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मलाका इतना फेमस है क्यों एंड क्यों इतने टूरिस्ट मलाका विजिट करने जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मलाका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन कुछ ही जगहों को मिलता है, ये नहीं कि वो लोग सबको डेजिग्नेशन दे देते हैं। कुछ सुंदरता होती है, कुछ यूनिकनेस होती है, कुछ बात होती है उस जगह में, तभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। एंड इसके अलावा दोस्तों मलाका पर पहले पोर्टुगीज़ का राज था, पहले मलाका एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, फिर वहाँ पर डच का राज था एंड डच के बाद फिर ब्रिटिशर्स का राज था। तो क्योंकि दोस्तों मलाका पर पोर्टुगीज़, डच एंड ब्रिटिश का राज था, तो वो इन्फ्लुएंस भी आपको मलाका में देखने को मिलेगा। वहाँ की बिल्डिंग्स में, वहाँ के कल्चर में, वहाँ की हेरिटेज में आपको ये सब फील होगा कि हाँ यार ये पहले पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, फिर डच कॉलोनी थी, फिर ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मलाका में अट्रैक्शंस क्या क्या हैं जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मलाका में आप उनका फेमस डच स्क्वायर देख सकते हैं। जैसे ही आप मलाका टाउन में एंट्री करेंगे आपको डच स्क्वायर देखने को मिलेगा। उसके अलावा उनकी फेमस जोंकर वॉकिंग मार्केट, जोंकर वॉकिंग मार्केट दोस्तों पूरे दिन तो लगी रहती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, बट अगर आप मलाका वीकेंड्स पे जा रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये जोंकर नाइट मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है एंड काफ़ी सुंदर सी, लाइवली, वाइब्रेंट सी मार्केट लगती है, जोंकर स्ट्रीट नाइट मार्केट। तो आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट तरह के स्टॉल्स होते हैं फूड के एंड काफ़ी सोवेनियर्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये नाइट मार्केट भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दिन के टाइम आप वहाँ पे सेंट पॉल्स चर्च देख सकते हैं, जो कि पोर्टुगीज़ के टाइम का बनाया हुआ चर्च है एंड ओल्डेस्ट चर्च है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। जितनी दोस्तों कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उन सब कंट्रीज़ में सबसे पुराना चर्च सेंट पॉल्स चर्च है, जो कि मलाका, मलेशिया देश में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आप मलाका का फेमस रिवर क्रूज कर सकते हैं। वहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं डिफरेंट तरह के, इधर मले कुजीन के या फिर चाइनीज़ कुजीन के, वहाँ से आप डिफरेंट तरह का खाना ट्राई कर सकते हैं। एक डिश दोस्तों जो मैंने ट्राई करी थी मलाका में, वो थी चेंडोल। चेंडोल उनकी स्वीट डिश होती है जिसमें नीचे आइसक्रीम होती है, ऊपर थोड़ी सी क्रीम्स होती हैं एंड फिर ऊपर जेली वगैरह डालते हैं एंड उसमें उन्होंने राजमा भी डाल रखे थे, तो आप चेंडोल भी ट्राई कर सकते हो। एंड चेंडोल के लिए दोस्तों मैं एक फेमस रेस्टोरेंट में गया था जो जस्ट रिवर के साथ में है एंड वहाँ से रिवर क्रूज के नज़ारे बड़े अच्छे आते हैं,
तो उस रेस्टोरेंट की लोकेशन भी मैं नीचे डाल दूंगा, नेम भी डाल दूंगा उस रेस्टोरेंट का। और दोस्तों मलाका में आप फमोसा देख सकते हैं, जो कि पोर्टुगीज टाइम का एक फोर्ट्रेस है जो वहाँ पे बना हुआ है मलाका में। एंड दोस्तों मलाका टाउन अपने आप में घूमने वाली जगह है। ये जितनी मैंने अट्रैक्शंस बताई, डच स्क्वायर, फमोसा, सेंट पॉल चर्च, इनके अलावा अगर आप उनका सिर्फ टाउन भी घूमेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी सी वाइब आएगी, मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी है उस टाउन में जब आप उसमें स्ट्रोल कर रहे होंगे। एंड दोस्तों अगर आपको मलाका को किसी टाउन से कंपेयर करना हो तो अगर आप वियतनाम गए हो तो होइयान टाउन अगर आपने देखा हो जो दनांग के पास है, वो मलाका के जैसा लगता है। या फिर फुकेट ओल्ड टाउन, फुकेट ओल्ड टाउन की थोड़ी थोड़ी वाइब मलाका से मिलती है, पूरी नहीं, बट अगर एक कंपैरिजन करना हो तो वैसा कुछ मलाका लगता है। एंड दोस्तों मलाका मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, मतलब उस जगह में इतना कल्चर है, इतनी हिस्ट्री है, इतना हेरिटेज है कि वो जगह देखने वाली है। डे टूर आप करिए, 100% वर्थ विजिटिंग है। एंड दोस्तों मलाका का डिटेल्ड व्लॉग मैंने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपको देखना हो जाने से पहले उस व्लॉग में सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है। एंड उस व्लॉग में आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स मिल जाएंगी मलाका जाने से पहले। अब दोस्तों मलाका घूमने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मलेशिया के सेंट्रल पार्ट में आइए, कुआलालंपुर से करीबन 4 घंटे ऊपर, एंड आप वहाँ पर देखिए कैमरून हाईलैंड्स। कैमरून हाईलैंड्स दोस्तों एक हिल स्टेशन है, एंड कैमरून हाईलैंड्स आप आ सकते हैं कुआलालंपुर से। मलाका से दोस्तों डायरेक्ट कोई बस नहीं चलती कैमरून हाईलैंड्स के लिए, तो पहले आपको मलाका का डे टूर कंप्लीट करके वापस कुआलालंपुर आना पड़ेगा, एंड फिर कुआलालंपुर से एक बस लेनी पड़ेगी कैमरून हाईलैंड्स के लिए। अब कुआलालंपुर में बस मिलेगी कहाँ से? तो कुआलालंपुर में एक बस स्टेशन है, TBS बस स्टेशन, जहाँ से आप बस ले सकते हैं कैमरून हाईलैंड्स के लिए। अराउंड 800 से 1000 के बीच ये बस की कॉस्टिंग आती है, एंड फिर आप कैमरून हाईलैंड्स जा सकते हैं। कैमरून हाईलैंड्स फेमस है अपने कूल और अच्छे वेदर के लिए। पूरे साल यहाँ पे कम टेम्परेचर रहता है तो घूमना काफ़ी आसान हो जाता है। अपनी टी प्लांटेशंस के लिए कैमरून हाईलैंड्स में दोस्तों बहुत सारी टी प्लांटेशंस है, तो उसके लिए भी कैमरून हाईलैंड्स फेमस है। फिर दोस्तों यहाँ के स्ट्रॉबेरी फार्म्स, कैमरून हाईलैंड्स के स्ट्रॉबेरी फार्म्स काफ़ी फेमस है। और दोस्तों कैमरून हाईलैंड में आप काफ़ी हाइकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया है, तो ट्रेल्स हैं यहाँ पे काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें कैमरून हाईलैंड्स को स्पेशल बनाती हैं। अब दोस्तों कैमरून हाईलैंड्स आप पहुँच गए, पर वहाँ पे बेस्ट एरिया कौन सा है स्टे करने के लिए? तो दोस्तों कैमरून हाईलैंड्स में जो बेस्ट एरिया है स्टे करने के लिए वो है ताना राटा टाउन। आप ये मान लीजिए दोस्तों, ताना राटा टाउन में जब आप पहुँचेंगे, वहाँ स्टे करेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप इंडिया के शिमला में रुके हुए हैं। वहाँ का दोस्तों अच्छा वेदर, साफ आसमान, हरियाली हर जगह, तो बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब आती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कैमरून हाईलैंड्स में आप ताना राटा टाउन में रुकिए। वहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो कई लोग जो सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों कैमरून हाईलैंड्स में अब बात कर लेते हैं कि आप जगहें कौन कौन सी जा सकते हैं, जगहें कौन कौन सी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैमरून हाईलैंड से आप मौसी फॉरेस्ट का हाइक कर सकते हैं। मौसी फॉरेस्ट दोस्तों बहुत ही फेमस हाइक है, एंड मैंने वो करी थी, मैंने टूर नहीं लिया था, एंड उसका एक्सपीरियंस मैं भी आगे शेयर करूँगा आपसे। मौसी फॉरेस्ट हाइक के अलावा दोस्तों बो टी प्लांटेशंस आप जा सकते हैं, वहाँ की फेमस प्लांटेशंस देख सकते हैं, वहाँ की फेमस चाय ट्राई कर सकते हैं, मैंने चाय भी पी थी। इसके अलावा दोस्तों कैमरून हाईलैंड्स के स्ट्रॉबेरी फार्म्स आप विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं ताना राटा टाउन से। इधर तो आप एक पर्सनल टैक्सी करके जा सकते हैं, ग्रैब टैक्सी करके जा सकते हैं, या फिर आप कार भी रेंट कर सकते हैं, या फिर तीसरा दोस्तों जो सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है कि आप एक टूर लीजिए इन सारी चीज़ों का। मौसी फॉरेस्ट प्लस बोटी प्लांटेशंस प्लस स्ट्रॉबेरी फार्म्स प्लस बी फार्म्स, कई टूर्स में लोग बी फार्म्स भी दिखाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये कलेक्टिवली जब आप करेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप टूर लीजिए, या फिर अगर आपको अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें करनी है तो आप ग्रैब टैक्सी या फिर कार रेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये टूर आपको पड़ेगा कितने का। तो दोस्तों 90 मलेशियन रिंगिट से लेके 100 मलेशियन रिंगिट के बीच ये टूर कॉस्ट करता है, बट आपको ये टूर एक दिन पहले कराना पड़ेगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे एंड आप शॉप से बोलेंगे कि मेरे को टूर करना है आज ही के दिन के लिए, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं भाई हमारा टूर फुल हो चुका है, आपको एक दिन पहले बुक करना होता है। एंड यही दोस्तों मेरे साथ हुआ। मैं पहुंच गया एक शॉप पे एंड मैंने बोला कि भाई मेरे को ना ये सारे टूर्स करने हैं जो जो आप लेके जाते हो, मौसी फॉरेस्ट का, टी प्लांटेशंस का। तो उन्होंने कहा कि भाई टूर फुल है, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों क्योंकि मेरे को टूर ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि ग्रैब बुलाता हूँ, तो ग्रैब लेके मैं पहुंचा बोटी प्लांटेशंस। मैंने सबसे पहले बोटी प्लांटेशंस विजिट करी, एंड फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं मौसी फॉरेस्ट चलता हूँ। एंड दोस्तों अराउंड 6-7 किलोमीटर का वो पाथ था, पूरी हाइक थी। फिर मैं मौसी फॉरेस्ट के ऊपर तक गया। एंड दोस्तों ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी स्ट्रेनुअस एंड मतलब काफ़ी एफर्ट लगा था उस हाइक में, एंड उससे सारा जो इन्जॉयमेंट एंड मेमोरेबल जो टाइम था वो आपका कट जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टूर ही लीजिए जब भी आप कैमरून हाईलैंड्स में जाएंगे।
ये सारी चीज़ें आप एक दिन में कवर कर लेंगे इजीली। तो मेरे ओपिनियन में दोस्तों खुद अलग अलग जगह जाना वॉक करके बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। आप टूर ले लीजिएगा, जब भी आप तानाराटा टाउन पहुंचेंगे वो आपको ये सारी चीज़ें जितनी मैक्सिमम कैमरून हाईलैंड्स में होती हैं वो आप देख लेंगे। मॉसी फॉरेस्ट, बोटी प्लांटेशन, स्ट्रॉबेरी फार्म्स, बी फार्म्स एंड टूर दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है जब भी आप कैमरून हाईलैंड्स जाएं। अब दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं कि कैमरून हाईलैंड्स में आपको कितने दिन बिताने चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो तानाराटा टाउन है जहाँ पे आप स्टे कर रहे होंगे वो हाफ अ डे की जगह है। वो जो पूरी रोड है जहाँ पे राइट साइड में रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ क्लोथिंग की शॉप्स हैं, वहाँ पे आप आधा दिन बिता सकते हैं एंड अगले दिन आप कैमरून हाईलैंड्स का टूर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट अगर आपको टाउन पसंद आ गया या फिर कैमरून हाईलैंड्स पसंद आ गया तो आप 3 दिन भी रुक सकते हैं या फिर 4 दिन रुक सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको जगह कितनी पसंद आ रही है। मैं पर्सनली 2 दिन के लिए गया था एंड मैंने मैक्सिमम जितनी जगहें थी वो कवर कर ली थी। मैंने तानाराटा टाउन भी देख लिया था एंड कैमरून हाईलैंड्स का जो टूर है वो मैंने खुद से एक्सप्लोर कर लिया था जैसे कि मैंने बताया। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन कैमरून हाईलैंड्स में स्टे करना चाहते हैं। अब दोस्तों कैमरून हाईलैंड्स देखने के बाद अगली जो डेस्टिनेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मलेशिया में देखने के लिए वो है कि आप पेनांग जाइए। पेनांग दोस्तों मलेशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ता है एंड पेनांग दोस्तों फेमस है अपनी कैपिटल सिटी जॉर्ज टाउन के लिए जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जैसे कि हमने मलाका देखी थी जो कुआलालंपुर से थोड़ी नीचे थी। उसके अलावा दोस्तों पेनांग को फूड कैपिटल ऑफ मलेशिया भी कहा जाता है। आप पेनांग में अलग अलग तरह की कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं, चाहे फिर वो चाइनीज कुजीन हो, मले कुजीन हो या फिर और डिफरेंट तरह के फूड्स। इसके अलावा दोस्तों पेनांग में जो एक बहुत पॉपुलर चीज है देखने की वो है यहाँ की पेनांग हिल। मैं दोस्तों पेनांग हिल गया था, उसका मैंने डिटेल्ड व्लॉग अपने चैनल पे डाल रखा है। अब पेनांग हिल जाने के दोस्तों 2 तरीके हैं। इधर तो आप केबल कार ले सकते हैं जिसे हम गंडोला भी कहते हैं, उसकी आप टिकट लेके ऊपर पहुंच सकते हैं, या फिर दोस्तों आप पेनांग हिल हाइक भी कर सकते हैं। बट दोस्तों वो हाइक होती है अराउंड 2 से 3 घंटे की। तो जब आप पेनांग पहुंचेंगे आप देख सकते हैं कि आपको हाइक करनी है या फिर आप गंडोला से जाना चाहते हैं ऊपर। एंड दोस्तों एक बात मैं जाहिर कर दूं कि इधर आप हाइक करेंगे या फिर आप केबल कार से ऊपर जाएंगे, जो पेनांग हिल के नज़ारे हैं वो वर्थ विजिटिंग है। आप जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो पूरा पेनांग स्टेट दिख रहा होता है एंड पूरी जॉर्ज टाउन सिटी दिख रही होती है, तो वहाँ से बड़े ही सुंदर नज़ारे हैं। एंड दोस्तों पेनांग हिल पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ऊपर पहुंच गए, वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई एंड फिर आप नीचे आ जाएंगे। पेनांग हिल पे दोस्तों अलग अलग ट्रेल्स है जहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी है, ट्रीज लगे हुए हैं, तो आप उन ट्रेल्स पे भी चल सकते हैं। एंड अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर वहाँ वॉक करनी है। मैं दोस्तों वहाँ चल रहा था, अराउंड 1.5-2 घंटा मैं वहाँ चला, फिर मैं वापस आ गया। तो वो ट्रेल्स भी बड़े सुंदर से हैं। जब आप पेनांग हिल पहुंचेंगे तो आप वो ट्रेल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं पेनांग हिल जरूर रिकमेंड करूंगा, जब भी आप पेनांग स्टेट पहुंचे तो आप पेनांग हिल जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है जो आप जा सकते हैं, वो है केक लॉक्सी टेम्पल। आप केक लॉक्सी टेम्पल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत पॉपुलर चीज़ जो है पेनांग में देखने की वो है इनकी जॉर्ज टाउन सिटी। जॉर्ज टाउन सिटी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड पूरी जॉर्ज टाउन सिटी दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अर्मेनियन स्ट्रीट वाला एरिया देख सकते हैं जब भी आप पेनांग में होंगे। पेनांग की जॉर्ज टाउन सिटी में अर्मेनियन स्ट्रीट पड़ती है, आप वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। मैंने वहीं हॉस्टल लिया था एंड काफ़ी एक्सेसिबल हो गया था अर्मेनियन स्ट्रीट देखना। अब अर्मेनियन स्ट्रीट दोस्तों अप्रॉक्स 150 मीटर्स की स्ट्रीट है जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट क्लोथिंग एंड सुवेनियर शॉप्स मिलेगी, अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट कैफेज मिलेंगे एंड इनके बीच में ही अलग अलग दीवारों पे स्ट्रीट आर्ट बनी होती है बड़ी सुंदर सी। मतलब अलग अलग गलियां हैं, जैसे एक अर्मेनियन स्ट्रीट हो गई वैसे एक और गली जा रही है, तो वहाँ पे भी स्ट्रीट आर्ट आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों पेनांग में आप चिऊ जेट्टीज विजिट कर सकते हैं। अब चिऊ जेट्टीज क्या है दोस्तों? चिऊ जेट्टीज है समुंदर पे बने हुए घर। चिऊ जेट्टीज दोस्तों एक एरिया है जो अर्मेनियन स्ट्रीट से सीधा करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक पे पड़ता है। जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोगों ने अपने घर बना रखे हैं समुंदर पे। बेसिकली दोस्तों चिऊ जेट्टीज एक तरह की क्लैन जेट्टीज थी, अराउंड 1880 से लेकर 1960s के बीच बनी थी। हालांकि जब ये क्लैन जेट्टीज बन रही थी तो टोटल 9 क्लैन जेट्टीज थी, 9 क्लैन जेट्टीज थी। अब धीरे धीरे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 7 क्लैन जेट्टीज रह गई हैं एंड उनमें से सबसे फेमस वाली है ये चिऊ जेट्टी जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप जब चिऊ जेट्टीज पहुंचेंगे आप वहाँ देखेंगे कि लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटी छोटी सुवेनियर शॉप लगा रखी है एंड बड़ी पतली सी गली है वो समुंदर तक जाने के लिए। एंड समुंदर के एंड पे पहुंच के मतलब जहाँ पे आखिरी घर होगा चिऊ जेट्टीज का, आप देखेंगे कि वहाँ से बड़ा ही सुंदर समुंदर का व्यू आ रहा है, काफी लोग फोटोज क्लिक करा रहे हैं।
एंड बेस्ट टाइम है दोस्तों सनसेट के टाइम जाने का। शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है अराउंड 6:30 से 7 बजे के बीच बड़ा ही सुंदर सा सनसेट लगता है, तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। इन सब अट्रैक्शंस के अलावा दोस्तों, क्योंकि जॉर्ज टाउन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर कई सारे म्यूजियम्स भी हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजियम्स बेसिकली पुराने टाइम की बिल्डिंग्स हैं जो कई टाइम से अबैंडन पड़ी थी एंड अब रिस्टोर कर दी गई हैं। तो जब आप जॉर्ज टाउन पहुंचेंगे आप वो म्यूजियम्स भी विजिट कर सकते हैं। उन म्यूजियम्स के नाम मैं नीचे डाल दूंगा ताकि जब भी आप जॉर्ज टाउन में हो आप वो म्यूजियम्स भी देख पाएं। और दोस्तों मेरे ओपिनियन में तो पेनांग 100% वर्थ विजिटिंग है। इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया डाइवर्स कल्चर, फिर डिफरेंट तरह की कुजीन्स आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर, पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, तो ये सब चीज़ें पेनांग को एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं आपकी नेक्स्ट मलेशिया ट्रिप के लिए। अब दोस्तों पेनांग घूमने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मलेशिया में घूमने के लिए, वो है मलेशिया का बहुत ही फेमस लंकावी आइलैंड्स। आपने लंकावी आइलैंड्स का नाम शायद पहले सुना भी हो। अब लंकावी आइलैंड्स पहुंचने के दोस्तों 2 तरीके हैं। इधर तो आप जिस भी कैपिटल सिटी में हो, कुआलालंपुर में आप हो या फिर पेनांग में हो, आप वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं लंकावी आइलैंड्स के लिए। या दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेनांग से एक फेरी भी ले सकते हैं लंकावी के लिए। हालांकि जाहिर सी बात है कि फ्लाइट टिकट्स और फेरी के टिकट प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस होगा एंड टाइम में भी काफ़ी डिफरेंस होगा। फ्लाइट आपको काफ़ी जल्दी छोड़ देगी एंड फेरी थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है या फिर आपको फेरी की जर्नी एंजॉय करनी है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से लंकावी आइलैंड्स पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों लंकावी आइलैंड्स तो हम पहुंच गए, बट यहाँ पे अट्रैक्शंस क्या क्या है देखने वाली। तो दोस्तों एक जो सबसे पहली चीज मैं रिकमेंड करूंगा एंड जो सबसे पॉपुलर भी है लंकावी आइलैंड्स में, वो है लंकावी स्काई ब्रिज। अब दोस्तों लंकावी का स्काई ब्रिज है क्या, तो दोस्तों एक हाइट पे स्काई ब्रिज बना हुआ है जहां से बड़ा ही सुंदर सा व्यू आता है पूरे लंकावी आइलैंड्स का, वहां की सी का, वहां के पहाड़ों का, एंड काफी ग्रीनरी है वहां पे। तो ये सारे व्यूज आप लंकावी स्काई ब्रिज से एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लंकावी स्काई ब्रिज को किसी चीज से कंपेयर करना हो या ऐसी कोई प्लेस से कंपेयर करना हो, तो अगर आप वियतनाम गए हो, दानांग के पास जो बाना हिल्स थी, लंकावी स्काई ब्रिज उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है। आप मान लीजिए कि वो ब्रिज की शेप वैसी सी है एंड ऊपर से व्यूज भी वैसे ही हैं, तो लंकावी स्काई ब्रिज को आप बाना हिल से कंपेयर कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये दोनों हाइट पे हैं तो टेम्परेचर ऊपर जाके थोड़ा सा कम हो जाता है एंड आपको वो ब्रीज फील होती है फेस पे। एंड एक दोस्तों रिकमेंडेशन जो मैं दूंगा लंकावी स्काई ब्रिज जाने से पहले, एक तो आप वेदर देख लीजिएगा सुबह, एंड दूसरी बात अर्ली मॉर्निंग जाइएगा ताकि आपको रश कम मिले। आप किसी भी जगह अगर 2-3 बजे जाएंगे दोपहर में तो आपको वहां रश मिल सकता है, तो अर्ली मॉर्निंग आप जाइए। अब दोस्तों लंकावी स्काई ब्रिज देखने के बाद दूसरी जगह जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लंकावी आइलैंड्स में, वो है आप 7 वेल्स वाटरफॉल जाइए। 7 वेल्स वाटरफॉल्स दोस्तों बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल्स हैं एंड उन वाटरफॉल्स तक जाने के लिए आपको थोड़ी सी हाइक करनी पड़ेगी, ट्रेलिंग करनी पड़ेगी, एंड यही दोनों चीजें उस वाटरफॉल्स को इतना अमेजिंग बनाती हैं। 7 वेल्स वाटरफॉल्स दोस्तों जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। आप उन्हें लेवल 1 लेवल 2 कह सकते हैं स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग। तो कुछ वाटरफॉल्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रीम काफी पावरफुल है, कुछ वाटरफॉल्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रीम इतनी पावरफुल नहीं है, हाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप वहां पर जाके वो वाटरफॉल्स एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों जब आप 7 वेल्स वाटरफॉल जाएंगे आपको वहां कई सारे नेचुरल पूल्स भी दिखेंगे, तो वहां पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, वहां पर आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं। ये सारे मेन वाटरफॉल से पहले ही हैं, आप मेन वाटरफॉल भी देखने जा सकते हैं एंड आप इन सारे नेचुरल पूल्स में स्विमिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। 7 वेल्स वाटरफॉल देखने के बाद दोस्तों तीसरी जगह जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लंकावी आइलैंड्स में, वो है आप दातरांग लांग जाइए। दातरांग लांग दोस्तों जिसे ईगल स्क्वायर भी कहते हैं। अब दोस्तों दातरांग लांग एक पिकनिक पॉइंट है, एक सीनिक स्पॉट है जहां पर एक बड़ा ही विशाल सा ईगल का स्टैचू बना हुआ है जस्ट समुद्र के सामने। तो वहां पर बैठ के आप समुद्र के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं, वो ब्रीज फील कर सकते हैं जो चेहरे पे आती हैं, वो जो हवा आ रही होती है, या फिर आप दातरांग स्क्वायर पे कई सारी फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया वहां पर एक विशाल ईगल का स्टैचू है तो उसके सामने आप बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हैं। और दोस्तों इधर आप दातरांग स्क्वायर अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं सनराइज देखने, या फिर आप वहां पे शाम के टाइम अराउंड 6:30-7 बजे जा सकते हैं सनसेट देखने। दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमें मलेशिया में कौन कौन सी जगहें जाना चाहिए। हमने कुआलालंपुर विजिट कर लिया, फिर हम मलाका हुआ है डे टूर के लिए, फिर हमने कैमरून हाईलैंड्स देख लिया, फिर हमने पेनांग देख लिया एंड फिर हम लंकावी आइलैंड्स भी हुआ है। बट कितने दिन इन जगहों पे रहना चाहिए, कुआलालंपुर कितने दिन स्टे करे, या फिर कैमरून हाईलैंड्स कितने दिन स्टे करे, या फिर पेनांग एंड लंकावी आइलैंड्स कितने दिन स्टे करे, उसके लिए दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए एक डिटेल्ड आइटनरी बनाई है जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप मलेशिया जाए। एंड वो डिटेल्ड आइटनरी अभी आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन मलेशिया के बारे में। आप मलेशिया पहुंच तो गए, बट वहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे।
तो दोस्तों मलेशिया का बस सिस्टम या फिर यहाँ का MRT सिस्टम जो कि मेट्रो सिस्टम है वो इतना कन्वीनियंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप दोस्तों कुआलालंपुर से मलाक्का जा सकते हैं एक बस लेके, या फिर अगर आपको सिर्फ कुआलालंपुर में घूमना हो तो आप इनकी MRT रेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनकी मोनो रेल यूज़ कर सकते हैं जिससे आप लोग बाटू केव्स पहुँचेंगे। या फिर दोस्तों अगर आपको टैक्सीज बुलानी हो तो यहाँ पे जो एक ऐप चलती है एंड जो बहुत ही फेमस ऐप भी है वो है ग्रैब। तो आप पूरे मलेशिया में कहीं पर भी हो आप ग्रैब टैक्सी से ग्रैब्स बुला सकते हैं, चाहे आप कैमरून हाईलैंड्स हो या फिर पेनांग हो या फिर लंकावी हो। तो ऐसा कुछ है मलेशिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आपको एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं पर फंस रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप ग्रैब से टैक्सी बुला सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया यहाँ की बसेज एंड मेट्रो सिस्टम इतना कन्वीनियंट है एंड इतना एडवांस है कि कभी कोई दिक्कत आपको महसूस होगी ही नहीं। आप कुआलालंपुर से कैमरून हाईलैंड्स बस पे जा सकते हैं, कैमरून हाईलैंड से आप पेनांग बस पे जा सकते हैं, एंड फिर पेनांग से आप फेरी ले सकते हैं लंकावी आइलैंड्स के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फूड इन मलेशिया के बारे में। जब आप मलेशिया पहुंचेंगे तो वहां पर आप कौन कौन सी कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि मलेशिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है एंड यहाँ पर आपको अलग अलग कुजीन्स ट्राई करने को मिलेंगी। यहाँ पर आप मले फूड ट्राई कर सकते हैं या फिर चाइनीज़ फूड ट्राई कर सकते हैं। एंड दोस्तों मलेशिया की जो एक नेशनल डिश है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्राई करने के लिए वो है नासी लेमाक। नासी लेमाक दोस्तों नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस में आता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो भी आप नासी लेमाक ट्राई कर सकते हैं। अब नासी लेमाक होता क्या है? नासी लेमाक दोस्तों एक राइस की डिश है जिसमें कोकोनट मिल्क डला होता है एंड कुछ एंकाइव्स डली होती हैं, एंड चिकन का अगर आप ले रहे हैं तो उसमें श्रिम्प हो सकता है या फिर चिकन हो सकता है। एंड अगर वेजिटेरियन होगी ये डिश तो वो लोग श्रिम्प चिकन हटा देंगे एंड आपको वेजिटेरियन नासी लेमाक दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चाइनीज़ डिश जो मेरे को बड़ी पसंद आई थी वो आप ट्राई कर सकते हैं, होकियन मी। होकियन मी दोस्तों नूडल्स होती हैं एंड चाइनीज़ डिश है ये। इसमें नूडल्स होंगी, सूप होगा, ब्रॉथ जिसे कहते हैं, एंड चिकन के पीसेज होंगे। तो आप होकियन मी भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत पॉपुलर डिश जो है मलेशिया में वो है अयाम गोरैंग, जिसे हम फ्राइड चिकन भी कहते हैं। तो आप अयाम गोरैंग ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मले डिश जो आप ट्राई कर सकते हैं मलेशिया में एंड जो पूरे मलेशिया में बहुत फेमस भी है वो है यहाँ की रोटी चनाई। रोटी चनाई दोस्तों बेसिकली एक परोठा होता है जो कि मैदे और घी से बनता है एंड उसके साथ सर्व करते हैं लोग दाल। तो आप रोटी चनाई ट्राई कर सकते हैं। ये जनरली ब्रेकफास्ट में खाते हैं, मैंने भी ट्राई करी थी, मेरे को तो अच्छी लगी थी। एंड ये आपको पूरे मलेशिया में मिल जाएगी, इधर आप KL में हो, पेनांग में हो या फिर कैमरून हाईलैंड्स में हो। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया की एक ड्रिंक जो मेरे को बहुत पसंद आई एंड मैंने जो ऑलमोस्ट डेली पी थी अपने 10 दिन की ट्रिप में जब मैं मलेशिया था वो थी तह तारीख। अब तह तारीख दोस्तों एक तरह की चाय है, बट इसका जो बनाने का तरीका है वो इंडियन टी से डिफरेंट है। मैंने किसी रेस्टोरेंट वाले से पूछा था कि भाई तह तारीख आप बनाते कैसे हो, तो उसने मेरे को बताया कि हम इस टी को बॉयल नहीं करते, बस ऐसे swirl करते रहते हैं एक ग्लास से दूसरे ग्लास के बीच। तो वो भी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो दोस्तों ये तो बात होगी मलेशियन कुजीन की। एंड जैसा कि आपने देखा कि मलेशियन कुजीन में मोस्टली चीज़ें नॉन वेजिटेरियन थी, जैसे कि अयाम गोरैंग हो गया या फिर होकियन मी हो गया। हालांकि नासी लेमाक जो कि मलेशिया की नेशनल डिश है वो आप वेजिटेरियन ऑप्शन में भी ट्राई कर सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे वेजिटेरियन ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हैं एंड आप इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहते हैं मलेशिया में, तो दोस्तों पूरे मलेशिया में आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, इधर KL में, मलाक्का में, कैमरून हाईलैंड्स में, पेनांग में या फिर लंकावी आइलैंड्स में। क्योंकि इतनी इंडियन कम्युनिटी मलेशिया फ्रीक्वेंट ट्रैवल करती है एंड काफ़ी इंडियंस मलेशिया रहते भी हैं, तो आपको ईजिली इंडियन रेस्टोरेंट्स मलेशिया में मिल जाएंगे बिना किसी हैसल के। तो वहाँ पर आप इंडियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मलेशिया की आइटनरी की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड ये भी आशा करता हूँ कि आप जल्दी अपनी मलेशिया की ट्रिप प्लान करें एंड आपकी ट्रिप बहुत अच्छी जाए। एंड दोस्तों अगर आपको जाने से पहले मलेशिया के डिटेल व्लॉग्स देखने हो अबाउट कुआलालंपुर, मलाक्का, कैमरून हाईलैंड्स या फिर पेनांग, तो वो मैंने डिटेल में अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप जाने से पहले देख सकते हैं। आपको जाने से पहले एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये जगह ऐसी है, एंड जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई आइटनरी के साथ या फिर अपनी नई साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप के व्लॉग्स के साथ, जिसमें मैंने इंडोनेशिया कवर करा है, कंबोडिया कवर करा है, लाओस कवर करा है। तो आप लोग वो सारे व्लॉग्स भी एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।